आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। द टीचर्स फैक्ट्री आप सभी के लिए लेकर आया है वीकली करेंट अफेयर्स क्विज विथ फैक्ट्स 4 नवंबर 2024 से 10 नवंबर 2024 तक का। इसमें आप मुख्य रूप से देखेंगे ये 47वां जो राष्ट्रपति है यूएस के कौन बने थे और मिलिट्री एक्सरसाइज और बीनवैक्स वगैरह ये इसके इस क्विज में मुख्य रूप से होंगे। तो आइए सीधे चलते हैं ये इस क्विज वाले सारे क्वेश्चन और उसके फैक्ट्स को देखने के लिए। और दोस्तों हमेशा की तरह इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लाइक अवश्य कर दे दोस्तों। तो बढ़ते हैं सीधे प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आप यूएस से ही है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। इसमें प्रश्न जो दिया हुआ है इसको बड़े ध्यान से देख लें। यूएस में 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने जीत दर्ज की है? और इसके लिए आप ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, कितना सारा यहाँ पर दिया हुआ है। ए में दिया हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप, बी कमला हैरिस, सी जो बाइडेन या फिर डी मिशेल ओबामा। और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन दिया आंसर दिया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप, ये इसका आंसर है ए नंबर। और इसके फैक्ट्स को देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस में 47वें राष्ट्रपति के रूप में जीत दर्ज की है। 276 इलेक्टोरल वोट्स हासिल करते हुए आवश्यक 270 वोटों की सीमा को पार कर लिया। यानी अमेरिका में जो है कितना चाहिए तो 270 और इन्होंने कितना लाया 276, यानी 7 अत्यधिक है इनका। और आगे देखते हैं उन्होंने कमला हैरिस और जो सेकेंड जो रनर रही उनका नाम है कमला हैरिस को मात दिया। अमेरिकी संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है। यह भी प्रश्न हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए कि अमेरिका में अधिकतम एक व्यक्ति कितना बार राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। और जिसे ट्रंप को दूसरा कार्यकाल मिलेगा। और ये ट्रंप का कैसा कौन सा कार्यकाल है तो दूसरा कार्यकाल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर सीधे। दूसरा प्रश्न है हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन कौन तो महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? ऑप्शन ए में है भूटान, बी में है नेपाल, सी में है भारत और डी में है थाईलैंड। और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत, हमारा देश भारत। फैक्ट्स को देख लेते हैं। भारत नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र यानी कि IOR, हिंद महासागर क्षेत्र को और क्या शॉर्ट में बोलते हैं IOR में समुद्री सुरक्षा के लिए अपनी प्रमुख आउटरीच पहल को जारी रखते हुए महासागर शिखर सम्मेलन के तीसरे संस्करण का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस सम्मेलन में 10 देशों के प्रतिनिधियों ने सहयोगात्मक प्रयासों पर चर्चा की। इसमें भी आपको कई फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 3, अंतरराष्ट्रीय और गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसमें लिखा हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया है। यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसे ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए में है भारत, बी में है फ्रांस, सी में है ऑस्ट्रेलिया या डी में है दक्षिण अफ्रीका। और इसका सही आंसर देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हमारा भारत। भारत और फ्रांस, ऑप्शन में भारत है तो भारत को लगाएंगे, फ्रांस होता तो दोनों को। ऐसे लिखता है कि भारत और फ्रांस को 2024 से 2026 तक 2 साल के कार्यकाल के लिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया। किसे अध्यक्ष चुना गया? भारत को, और सह अध्यक्ष चुना गया फ्रांस को। बता दें कि IS की वार्षिक बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। तो ये सारे फैक्ट्स को भी देखते चले, हो सकता है कहीं उसी से प्रश्न आ जाए। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4, NTPC और ONGC में किस उद्देश्य से संयुक्त उद्यम कंपनी JVC बनाने के लिए साझेदारी की है? ए में क्या है तो ए में लिखा हुआ है पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए, बी में है नवीकरणीय और नई ऊर्जा पहल के लिए, या सी में है खनन और कोयला उत्पादन के लिए, या डी में है परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए। और इसका सही आंसर देखते हैं दोस्तों, सही आंसर है बी, यानी कि नवीकरणीय और नई ऊर्जा पहल के लिए।
और फैक्ट्स को देखते हैं। महारत्न, पीएसयू, एनटीपीसी और ओएनजीसी ने अपनी सहायक कंपनियों एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और ओएनजीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के माध्यम से नवीकरणीय और नई ऊर्जा पहल को बढ़ावा देने के लिए एक 50:50 संयुक्त उद्यम कंपनी यानी जेवीसी बनाने के लिए साझेदारी की है। ठीक है, यह संयुक्त उद्यम सौर, पवन ऊर्जा भंडार, हरित हाइड्रोजन, हरित अमोनिया, टिकाऊ विमानन ईंधन और ई गतिशीलता जैसे विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों पर काम करेगा। तो दोस्तों इसमें आपने फैक्ट्स भी देख लिया कि किस किस चीजों पर यह काम करेगा, तो फैक्ट्स को भी देखते चले दोस्तों। ये 5वां नंबर प्रश्न, कन्नड़ शॉर्ट फिल्म यानी सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने किस कैटेगरी में ऑस्कर 2025 में स्थान हासिल किया है? नंबर 1 में दिया हुआ सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म, बी में है लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म, सी सर्वश्रेष्ठ निर्देशन या डी सर्वश्रेष्ठ सिनेमोग्राफी। और इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म। इसको फैक्ट्स के देखते हैं। तो चिदानंद एस नाइक द्वारा निर्देशित कन्नड़ लघु फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में 2025 ऑस्कर में अपना स्थान पक्का किया है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान यानी एफटीआई द्वारा निर्मित यह फिल्म इस साल की शुरुआत में कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए लॉ सिनेफ सिलेक्शन में पहला पुरस्कार जीत चुका है। और इसमें कई सारे आपको प्रश्न भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस फिल्म को किसने निर्देशन किया, इसमें और भी चीजें हैं कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये और भी पुरस्कार जीता है। जो कि पहला पुरस्कार जीता है, तो कौन सा पुरस्कार जीता है? लॉ सिनेफ सिलेक्शन में इन्होंने पहला पुरस्कार जीता है। ठीक है, और भी आगे चलते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में आईएसए के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया? यानी कि आप देख सकते हैं कि आईएसए के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए में दिया हुआ डॉक्टर अजय माथुर, बी में आशीष खन्ना, सी में है संदीप शर्मा या डी में है मनोज गुप्ता। और इसका सही आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर बी यानी कि आशीष खन्ना। इसके फैक्ट्स को देख लें। तो हाल ही में भारत के आशीष खन्ना, कहाँ के? तो भारत के आशीष खन्ना को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए के तीसरे महानिदेशक के रूप में चुना गया। उन्होंने डॉक्टर अजय माथुर का स्थान लिया। किसका? तो डॉक्टर अजय माथुर। इनसे पहले कौन थे? डॉक्टर अजय माथुर का स्थान लिया। नई दिल्ली में 7वीं आईएसए असेंबली में यह घोषणा की गई। आईएसए का उद्देश्य 2030 तक सौर ऊर्जा में $1 ट्रिलियन का निवेश जुटाना है। तो दोस्तों इसमें भी आपको कई सारे फैक्ट्स आपको मिल जा रहे हैं, तो इसे भी ध्यान से देखते चले। नेक्स्ट यानी कि 7वां प्रश्न लिखा है, हाल ही में विदेश मंत्री यानी एस जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? भारत में किसका? तो महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन हुआ। और किसने किया? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। इसमें कई सारे आपको जो है फैक्ट्स जो है आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और इसका ऑप्शन दिया हुआ है किस शहर में जाके किया? तो इसमें ऑप्शन ए में है सिडनी, बी में है मेलबर्न, सी में है पर्थ और डी में है ब्रिस्बेन। और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी ब्रिस्बेन। और इसके पूरे फैक्ट्स को देखते चलते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। कहाँ? तो ब्रिस्बेन में किया। ब्रिस्बेन का है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह क्वींसलैंड राज्य के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने, व्यापार को बढ़ावा देने और प्रवासी भारतीयों की सेवा में सहायक होगा। ऐसे ये सारे फायदे होंगे। ब्रिस्बेन में यह भारत का चौथा वाणिज्य दूतावास है। ये कहना है तो चौथा वाणिज्य दूतावास है। बढ़ते हैं सीधे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी विन वैक्स किस भारतीय शहर में शुरू हुआ?
इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए नई दिल्ली, बी जयपुर, सी अंबाला या डी पुणे। और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि अंबाला। फैक्ट्स देख लेते हैं। भारत और वियतनाम के बीच 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा है? तो 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास, इसका नाम क्या दिया गया है? विनवैक्स। ध्यान से देख ले दोस्तों। हरियाणा के अंबाला में शुरू हुआ। इस अभ्यास में पहली बार दोनों देशों की सेनाओं और वायु सेनाओं ने संयुक्त रूप से भाग लिया। भारतीय दल में कोर ऑफ इंजीनियर्स की एक रेजिमेंट समेत 47 कर्मी शामिल हैं। तो ये सारे फैक्ट्स को भी देखते चले दोस्तों। नेक्स्ट, विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेवरवेट विश्व खिताब किसने जीता? यानी कि मुक्केबाजी जो है उसका ये कुश्ती मुक्केबाजी जो दिया हुआ है उसका महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता? और नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है मनदीप जागरा, बी में है बजरंग पुनिया, सी में विजय सिंह या डी में है दीपक दाहिया। और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि मनदीप जांगरा। फैक्ट्स देखते चलते हैं। भारतीय पेशेवर मुक्केबाज मनदीप जांगरा ये कौन से हैं? तो पेशेवर मुक्केबाज है मनदीप जांगरा ने केमैन आइलैंड, कहा? तो केमैन आइलैंड में ब्रिटेन के कॉर्नर मैकिंटॉस को हराकर विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता। 31 वर्षीय जांगरा कितने वर्ष के हैं? तो 31 वर्ष के, जो पूर्व ओलंपिक रजत पदक विजेता कौन राय जोन्स जूनियर के तहत प्रशिक्षण ले रहे हैं और इन्होंने इस अवार्ड को जीता है। नाम क्या है? मनदीप जांगरा, इन्हें याद रखेंगे। नेक्स्ट, किस देश ने अनिश्चित काल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री बढ़ा दी है? बहुत अच्छी खबर है दोस्तों, और इसको देख लीजिए। ऑप्शन ए में है वियतनाम, बी में है मलेशिया, सी में श्रीलंका या डी में थाईलैंड। और इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि थाईलैंड। फैक्ट्स को देखते चलते हैं दोस्तों। हाल ही में थाईलैंड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनिश्चित काल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री बढ़ा दी है, जिसे नवंबर 2023 में पेश किया गया था। इस वीजा मुक्त कार्यक्रम के तहत भारतीय नागरिक पहले से वीजा प्राप्त किए बिना 30 दिनों तक रहने के लिए थाईलैंड में परेशानी मुक्त प्रवेश का आनंद ले सकते हैं। अगर आपको घूमने फिरने का मन है और थाईलैंड जा सकते हैं तो एक बार घूम ले दोस्तों। यह सेशन आपको कैसा लग रहा है? अगर यह सेशन आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो एक लाइक अवश्य कर दे दोस्तों, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। बढ़ते हैं सीधे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, 11वां नंबर प्रश्न, ध्यान से देख लें। हाल ही में समाचारों में दिखाई देने वाला कैनरी द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी भारतीय महासागर या डी आर्कटिक महासागर। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अटलांटिक महासागर। दोस्तों फैक्ट्स को देखते चलते हैं। राहत दल स्पेन के कैनरी द्वीपों के पास उनकी नाव पलटने के बाद 48 लापता प्रवासियों की खोज कर रहे हैं। कैनरी द्वीप एक द्वीप समूह है जो अटलांटिक महासागर में स्थित है, जो मुख्य स्पेन के दक्षिण में लगभग 1300 किलोमीटर और मोरक्को के पश्चिम में 115 किमी की दूरी पर है। ये दो स्पेनिश प्रांतों यानी कि लॉस पाल्मास और सांता क्रूज डे टेनेरिफ से मिलकर बने हैं। ये द्वीप लाखों साल पहले ज्वालामुखीय विस्फोटों द्वारा बने थे और उनमें समृद्ध ज्वालामुखीय मिट्टी है। जलवायु उष्णकटिबंधीय है, जिसमें गर्म तापमान और मौसमी विविधता कम है। द्वीप समूह का अर्थ है ज्वालामुखीय गतिविधि, टेक्टोनिक आंदोलनों या तलछट संचय के द्वारा बने द्वीपों का समूह। तो दोस्तों इसे आप समझ गए कहां पे है। और नेक्स्ट अगले प्रश्न को सीधे देखते हैं। 12वां नंबर प्रश्न, सी रोबिन्स एक अद्वितीय मछली प्रजाति जो अपनी चलने की क्षमताओं के लिए जानी जाती है, मुख्य रूप से किस प्रकार का आवास में पाई जाती है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय महासागर, बी भूमिगत गुफाएं, सी
खारी झीलें, या डी मीठे पानी की नदियां। और इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या है। सीधे आंसर में देखें ऑप्शन नंबर ए, यानी उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय महासागर। फैक्ट्स को देखते चले दोस्तों। हाल ही में करेंट बायोलॉजी में हुए एक अध्ययन में सी रॉबिन्स की विकासात्मक अनुकूलनाओं का अन्वेषण किया, जो अपनी चलने की क्षमताओं के लिए जानी जाती है। ये तल निवासी मछलियां जो उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाई जाती हैं, के पास 6 पैर जैसे अंग होते हैं, जो उनके पंखों के विस्तार हैं। आगे लिखा हुआ है कि यह अनुकूलन उन्हें समुद्र के तल पर चलने और छिपे हुए शिकार का स्वाद लेने की अनुमति देता है। अध्ययन में यह दर्शाया गया है कि इन अंगों के लिए जिम्मेदार जीन मानव अंगों के निर्माण से समान हैं, जो यह समझने में मदद करते हैं कि प्राचीन मछलियां कैसे 4 पैर वाले जानवरों में विकसित हुई, जिनमें मानव भी शामिल हैं। तो यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है 13वां। नविका सागर परिक्रमा अभियान यानी 2 में भारतीय नौसेना के किस नौकायान पोत का उपयोग किया गया था? ए INS तारिणी, बी INS महादेवी, सी INS विक्रांत या INS चक्र। और इसका सही आंसर आप देख ले ऑप्शन नंबर ए INS तारिणी। और इसके फैक्ट्स को हम देखते चलते हैं दोस्तों। INS तारिणी ने नविका सागर परिक्रमा 2 के लिए यात्रा की, जिसे 2 अक्टूबर 2024 को नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। फैक्ट्स को देखते चले, इसमें कई सारे प्रश्न का आंसर भी आपको मिलता चलेगा। द्वारा ध्वजांकित किया गया। यह भारतीय महिलाओं द्वारा दोहरे हाथ मोड़ में किया गया पहला वैश्विक परिभ्रमण है, जो भारत की समुद्री शक्ति और महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। INSB तारिणी, जिसे 2017 में शामिल किया गया था, ने 66,000 से अधिक समुद्री मील की दूरी तय की है और कई प्रमुख अभियानों में भाग लिया है। यह पोत उन्नत नेविगेशन, सुरक्षा और संचार प्रणालियों से लैस है। अधिकारियों ने इस चुनौतीपूर्ण यात्रा के लिए कमांडर अभिलाष टॉमी, जो कि सेवानिवृत्त है, के मार्गदर्शन में 3 से अधिक वर्षों तक प्रशिक्षण लिया। तो यह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। प्रश्न 14वां देखें। चाणक्य डिफेंस डायलॉग यानी 2024 जो भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया गया है, का विषय क्या है? ऑप्शन ए राष्ट्र निर्माण के चालक समग्र सुरक्षा के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना। उसका ऑप्शन नंबर 2 आप देख सकते हैं। इसके बाद बी में है विकसित भारत की ओर भारत का मार्ग। सी भारत और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा। या डी में आप देख सकते हैं सैन्य प्रौद्योगिकी के नवाचार। और इसका सही आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्र के ऑप्शन ए में है राष्ट्र निर्माण के चालक समग्र सुरक्षा के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना। इसके फैक्ट्स को एक बार देखते चलते हैं दोस्तों। भारतीय सेना और सेंटर फॉर लैंड फॉरवेयर स्टडीज यानी CLAWS द्वारा चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2024 का आयोजन 24 से 25 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का फोकस राष्ट्र निर्माण के चालक समग्र सुरक्षा के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना। इसका जो मुख्य फोकस है, इस पर ध्यान दीजिएगा, पर होगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उद्घाटन कार्यक्रम में 2047 तक एक सुरक्षित और समृद्ध भारत के दृष्टिकोण पर जोर दिया। इस संवाद का उद्देश्य चर्चाओं को बढ़ावा देना, राजनीतिक साझेदारियां बनाना और राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास के लिए क्रियाशील अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेताओं, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों को विकास के माध्यम से सुरक्षा पर अपने ज्ञान को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। तो ये सारे फैक्ट्स हैं इसके। और बढ़ते हैं, सीधे देखते हैं अगले प्रश्न को। टोंगा ट्रेंच में हाल ही में वीडियो में कैद की गई गहरे समुद्र की जीव का नाम क्या है? ऑप्शन है जायंट सिफोनोफोर। ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है जायंट
लार्वोसियन, या सी में है बिग फिन स्क्विड, या डी में है स्पाइडर क्रैब। और इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिग फिन स्क्विड। और इसका जरा देख लेते हैं फैक्ट्स। बिग फिन स्क्विड इसका को हाल ही में टेंगा ट्रेंच में 10,800 फीट की गहराई पर फिल्माया गया था। इसके लंबे टेंटेकल्स के लिए जाना जाता है, जो इसके शरीर की लंबाई का 90% तक फैल सकते हैं। इस दुर्लभ प्रजाति के केवल 20 मामले दर्ज किए गए हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह अपने लंबे अंगों का उपयोग शिकार पकड़ने के लिए करता है। यह गहरे समुद्र की जीव, महासागर जीवन के रहस्यों और गहरे समुद्र के अनुसंधान के महत्व को उजागर करता है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगर यह सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया एक लाइक अवश्य कर दे। दोस्तों प्रश्न है 16वां, कृषि मंत्रालय के तहत केंद्र प्रायोजित योजनाओं यानी CSS के पुनर्गठन से कौन सी 2 छत्र योजनाएं बनाई गई हैं? ऑप्शन नंबर आप ए में देख सकते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, और दूसरा है कृषि पदोन्नति कृषोपन्नति योजना, बी नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड डिजिटल एग्रीकल्चर, और सी में ऑप्शन में दिया हुआ है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और डी में आप देख सकते हैं दिया हुआ है मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और राष्ट्रीय बागवानी मिशन। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है आंसर? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना यानी KY। ठीक है दोस्तों, 2 है KY और PMRKVY। और इसके फैक्ट्स को हम लोग देखते चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के पुनर्गठन को मंजूरी दी, जिसे 2 मुख्य छत्र योजनाएं बनी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी कि PMRKVY और कृषोन्नति योजना यानी KY। तो PMRKVY का उद्देश्य सतत कृषि को बढ़ावा देना है, जबकि कृषोन्नति योजना का फोकस खाद्य सुरक्षा और कृषि आत्मनिर्भरता पर है। इस पुनर्गठन से राज्य सरकारों को अपनी कृषि आवश्यकताओं के अनुसार व्यापक रणनीतिक योजनाएं बनाने की अनुमति मिलती है, जो जलवायु सहनशीलता और मूल्य श्रृंखला विकास जैसी चुनौतियों का समाधान करती है। इन योजनाओं के लिए कुल प्रस्तावित व्यय 1,01,321.61 करोड़ है, जिससे भारत में कृषि कार्यक्रमों की दक्षता में सुधार होगा। तो ये सारे इसके फैक्ट्स हैं दोस्तों। बढ़ते हैं सीधे आज 17वां नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किस संगठन ने भारतीय सेना को पहला आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली सफलतापूर्वक प्रदान किया? ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO, बी में दिया हुआ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल, और सी में दिया हुआ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी भेल, और डी में दिया हुआ है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल। ठीक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देख लें, 17 का सी यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL। ठीक है, बेल। और इसका फैक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बेल ने भारतीय सेना को वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली के लिए 100 नियंत्रण कक्ष प्रदान किए हैं। ये नियंत्रण केंद्र मिसाइल और रॉकेट हमलों जैसे हवाई खतरों से देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस सफल डिलीवरी से भारत की सैन्य आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है। यह भारत के रक्षा बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण को समग्र सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने पर भी जोर देता है। दोस्तों ये सारे फैक्ट्स थे, आपने इसे देखें। और सीधे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि 18वां नंबर प्रश्न है। प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने पुलिस के लिए साइबर कमांडो प्रशिक्षण शुरू किया? ऑप्शन ए में है, सॉरी इसको जरा एडजस्ट करते हैं दोस्तों। हाँ, तो ये पहला है इसका ऑप्शन कि IIT बॉम्बे,
बी में दिया हुआ आईआईटी कानपुर, सी में आईआईटी रुड़की या डी में आईआईटी मद्रास। और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी मद्रास। इसके फैक्ट्स को भी देखते चले दोस्तों। आईआईटी मद्रास प्रवर्तक ने पुलिस के लिए साइबर कमांडो प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। यह 6 महीनों का आवासीय कार्यक्रम केंद्रीय गृह मंत्रालय की पहल है। इसका उद्देश्य पूरे भारत में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को विशेष साइबर प्रशिक्षण प्रदान करना है। मौजूदा साइबर अपराध सेल्स जो प्रतिक्रियात्मक उपायों पर ध्यान केंद्रित करती हैं, उनके विपरीत यह कार्यक्रम साइबर खतरों से निपटने के लिए एक सक्रिय बल विकसित करेगा। यह प्रशिक्षण पुलिस की साइबर अपराधों का प्रभावी ढंग से मुकाबला और रोकथाम करने की क्षमताओं को बढ़ाएगा। तो इससे काफी लाभ जो है पुलिस, जितनी पुलिस है हमारे, इसको मदद मिलेगी कि साइबर क्राइम जो है इसको रोका जा सके और अच्छे से पकड़ा जा सके। और बढ़ते हैं सीधे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 19वां, हाल ही में तीसरा 25T बोलार्ड पुल यानी बीपी टग आस्वा किस शहर में लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ध्यान से देख लें दोस्तों। प्रश्न जो है 19वां है। ऑप्शन नंबर ए में है विशाखापट्टनम, बी में है मुंबई, सी में है कोलकाता या डी में है चेन्नई। और इसके सही आंसर हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी यानी कोलकाता। और इसके फैक्ट्स को देखते चले। तीसरा यानी 25T बोलार्ड पुल बीटी, सॉरी बीटी नहीं बीपी है, बीपी है। और इसके बारे में लिखा गया है कि टग जिसका नाम आस्वा है, नाम क्या है उसका? आस्वा, 3 अक्टूबर 2024 को कोलकाता में लॉन्च किया गया। आस्वा भारत सरकार की मेक इन इंडिया, किसका? तो मेक इन इंडिया पहल का हिस्सा है। इसे भारतीय रजिस्टर ऑफ शिपिंग यानी IRS के वर्गीकरण नियमों के तहत निर्मित किया गया है। यह टग भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाएगा, महत्वपूर्ण कार्यों में सहायता करेगा और समुद्री समर्थन और संरचना को सुदृढ़ करेगा। यानी ये नौसेना में काफी मदद करने वाला है, ठीक है। और इसका नाम क्या रखा गया है? आस्वा। इसे भी ध्यान रखें दोस्तों। प्रश्न 20वां, बोडो नाफम और बोडो ओंडला जिन्हें भौगोलिक संकेत यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस टैग प्राप्त हुआ है, किस राज्य से है? और इसके ऑप्शन दिए हुए ए में मिजोरम, बी में आप दे सकते हैं असम, सी में उड़ीसा या डी में झारखंड, ठीक है दोस्तों। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि असम। और इसके फैक्ट्स को देखते चले। चेन्नई में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने असम के 8 उत्पादों को GI टैग प्रदान किया है, जिनमें बोडो नाफम और बोडो ओंडला शामिल है। बोडो नाफम एक किण्वित मछली को डिश है, यानी मछली की डिश है, जिसे 2 से 3 महीने तक आवासीय यानी घर में ही रूप से तैयार किया जाता है। बोडो ओंडला चावल के आटे की करी है, जिसे लहसुन और अदरक के साथ मसाला दिया जाता है। अन्य 6 उत्पाद और भी हैं, जिसका नाम यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है। एक बार दोस्तों आप इसे देख लें, ठीक है, अच्छे से देख लें दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बताते चलूं कि इसमें जो भी प्रश्न सारे दिए गए हैं, साथ है फैक्ट्स दिए गए हैं, ये सभी आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य दोस्तों हमें बताएं, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आगे आपका और भी इस तरह का वीडियो दें। दोस्तों एक चीज और कमेंट करके अवश्य बताएं कि फैक्ट्स के साथ आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है या बिना फैक्ट्स के साथ अच्छा होगा। दोस्तों इस चीज को ध्यान रखें और लाइक कमेंट अवश्य करें दोस्तों। अगर आपको यह वीकली करंट अफेयर्स का सेशन अच्छा लगा हो तो अपने किसी एक मित्र या सहपाठी को इसे शेयर अवश्य कर दें। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबा दें। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।